नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तथा जिसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आती है उसके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें तथा लास्ट में आप बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन आए। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक जनरेटर के रूप में काम करने के लिए एक मोटर के लिए क्या होना चाहिए। आपको बताना है एक जनरेटर के रूप में काम करने के लिए एक मोटर के लिए क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, रोटर को इसके स्टेटर की अतुल्यकालिक गति से अधिक तेजी गति से घूमना चाहिए। अगला ऑप्शन है, रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेजी से घूर्णन करना चाहिए। ऑप्शन सी है, रोटर को दक्षिणावर्त दिशा में अत्यधिक तेजी से घूर्णन करना चाहिए। और ऑप्शन डी है, रोटर को वामावर्त दिशा में अत्यधिक तेजी से घूर्णित करना चाहिए। तो आपको बताना है एक जनरेटर के रूप में काम करने के लिए एक मोटर के लिए क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए, तभी वह एक जनरेटर के रूप में कार्य कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी छत के पंखे की गति के कम होने का एक कारण हो सकता है। आपको बताना है किसी छत के पंखे की गति कम हो गई है तो इसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए के ब्लेड में जंग, ऑप्शन बी टूटी हुई कैनोपी, ऑप्शन सी संधारित्र में खराबी, ऑप्शन डी स्थापन में खराबी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संधारित्र में खराबी। संधारित्र में खराब हो जाएगा तो पंखे की गति कम होने का एक कारण होता है, क्योंकि संधारित्र खराब हो जाता है तो इसका टॉर्क का मान कम हो जाता है, जिससे कि वह तेज गति से घूम नहीं पाता है। तो इस संधारित्र की खराबी जो कि एक छत के पंखे की गति के कम होने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। सीलिंग फैन में कैपेसिटर के खराब हो जाने पर टॉर्क का मान कम हो जाता है, जिससे सीलिंग फैन निम्न गति से घूर्णन करती है। आपको ध्यान रखना है एक दोषपूर्ण संधारित्र छत पंखे के धीरे चलने का यह कारण हो सकता है। निम्न गति का दूसरा एक कारण हो सकता है जिसमें बियरिंग या स्नेक या अपेक्षित बियरिंग हो सकता है, यानी कि बियरिंग जो कि घिस गए हैं तो इस कारण से भी एक पंखा धीरे गति से चल सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है धारा को के उपयोग के द्वारा मापा जाता है, यानी कि आपको बताना है धारा को किसके उपयोग के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए थर्मामीटर के द्वारा, ऑप्शन बी वोल्टमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी एमीटर के द्वारा, ऑप्शन डी मेगर के द्वारा। तो आपको बताना है धारा को किसके उपयोग के द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमीटर। धारा को एमीटर के द्वारा मापते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है थर्मामीटर के द्वारा किसे मापते हैं। थर्मामीटर के द्वारा हम तापमान को मापते हैं। वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर के द्वारा हम किसको मापते हैं। वोल्टमीटर के द्वारा हम विभव या वोल्टेज को वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है। और मेगर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। उच्च प्रतिरोध, यानी कि उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव VFD का आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगा, यानी कि आपको बताना है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। VFD की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको ध्यान रखना है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव का आउटपुट होता है, आउटपुट वेव फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए चॉप्ड साइन वेव होगा, ऑप्शन बी शुद्ध साइन वेव होगा, ऑप्शन सी स्क्वायर वेव होगा, ऑप्शन डी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन साइन वेव होगा। तो आपको बताना है जो परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव का आउटपुट वेव फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी, परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव का आउटपुट वेव फॉर्म जो कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन साइन वेव होता है। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या VFD एक प्रकार का मोटर नियंत्रक होता है। आपको ध्यान रखना है क्या होता है, VFD एक प्रकार का मोटर नियंत्रक होता है। इसमें इनपुट में साइन वेव देने पर आउटपुट पर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन साइन वेव प्राप्त होता है। आपको ध्यान रखना है यदि इनपुट में हम साइन वेव देते हैं तो आउटपुट में पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन साइन वेव प्राप्त होता है।
वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव द्वारा फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करके मोटर की गति को नियंत्रित किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मोटर गति को नियंत्रित करते हैं। यह उच्च दक्षता के साथ परिवर्तित गति प्रदान करता है तथा परिवर्ती आवृत्ति ड्राइव VFD का आउटपुट तरंग स्पंद विड मॉड्यूलेशन ज्ञात तरंग होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है बड़े मोटर जनरेटर सेट में ऐसी मोटर आमतौर पर होता है। आपको बताना है बड़े मोटर या MG सेट होता है, MG सेट, उसके अंतर्गत सामान्यतः या बड़े मोटर जनरेटर सेट में आमतौर पर कौन सी ऐसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए शंट मोटर टाइप, ऑप्शन बी प्रेरण मोटर वाउंड रोटर टाइप, ऑप्शन सी तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी प्रेरण मोटर स्क्विरल केज टाइप का मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है बड़े मोटर जनरेटर सेट में ऐसी मोटर आमतौर पर कौन सा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तुल्यकालिक मोटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है SMPS पूरा सही नाम क्या है, यानी कि आपको बताना है SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए स्विच मोड पावर स्टेबलाइजर, ऑप्शन बी स्विच मोड फेज सप्लाई, ऑप्शन सी स्विच मोड फेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन डी स्विच मोड पावर सप्लाई। तो आपको बताना है SMPS होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि SMPS का फुल फॉर्म होता है। आपको ध्यान रखना है SMPS होता है, इसका कार्य क्या होता है। SMPS जो कि UPS यानी कि अनरप्टेड पावर सप्लाई से प्राप्त यह AC को नियत DC के अंतर्गत बदलता है। आपको ध्यान रखना है SMPS का कार्य क्या होता है, UPS से प्राप्त AC को नियत DC के रूप में बदलता है। और SMPS किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह चॉपर के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है SMPS जो कि चॉपर के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा इसका कार्य UPS से प्राप्त AC को DC में बदलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निकल आयरन सेल का धनात्मक प्लेट बना होता है। निकल आयरन सेल होता है, इसका धनात्मक प्लेट किसका बना होता है। ऑप्शन ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन बी लेड पेरोक्साइड का, ऑप्शन सी फेरस हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन डी निकल हाइड्रोक्साइड का। तो आपको बताना है निकल आयरन सेल का धनात्मक प्लेट किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, इसका धनात्मक प्लेट जो कि निकल हाइड्रोक्साइड का बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, निकल हाइड्रोक्साइड का बना होता है। आपको ध्यान रखना है जो कि निकल आयरन सेल होता है, इसकी ऋणात्मक प्लेट किसकी बनी होती है, यह आयरन की बनी होती है तथा इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH तथा लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकल आयरन सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व लिथियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है तथा आपको ध्यान रखना है इसके वोल्टेज का मान कितना होता है। जो निकल आयरन सेल होता है इसकी वोल्टेज का मान कितना होता है, 1.2 से 1.5 के बीच में इसकी वोल्टेज का मान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, L सीरीज MCB का प्रयोग निम्न में से प्रभावी रूप में किया जा सकता है। आपको बताना है L सीरीज MCB का प्रयोग निम्न में से प्रभावी रूप से किया जा सकता है, किसके लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रेरणिक और तड़ित परिपथ में, ऑप्शन बी तापन और तड़ित परिपथ में, ऑप्शन सी धारिता परिपथ में, ऑप्शन डी प्रेरणिक परिपथ में। तो आपको बताना है L सीरीज MCB का प्रयोग निम्न में से प्रभावी रूप में किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जो L सीरीज MCB का प्रयोग तापन एवं तड़ित परिपथ में किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है हियरिंग एंड लाइटिंग सर्किट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का इनपुट की तुलना में निम्न आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। आपको बताना है वह कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जिसके इनपुट की तुलना में आउटपुट होता है वह निम्न होता है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज वह निम्न प्रकार का होता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यदि आउटपुट वोल्टेज निम्न वोल्टेज प्राप्त होता है तो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, और यदि आउटपुट वोल्टेज वो उच्च होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर समान आवृत्ति पर विभव को निम्न जबकि धारा को उच्च करता है। ट्रांसफार्मर ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता है, आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि यह एक स्थैतिक उपकरण होता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक स्थैतिक उपकरण होता है। ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर जो कि पारस्परिक प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर एक परिपथ से दूसरे परिपथ में शक्ति का स्थानांतरित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है एसी परिपथ का फॉर्म फैक्टर का अनुपात है। आपको बताना है एसी परिपथ का फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर होता है वह किस किस का अनुपात होता है। ऑप्शन ए अधिकतम मान अपॉन आरएमएस मान, ऑप्शन बी औसत मान अपॉन आरएमएस मान, ऑप्शन सी आरएमएस मान अपॉन अधिकतम मान, ऑप्शन डी आरएमएस मान और औसत मान। तो आपको बताना है फॉर्म फैक्टर का अनुपात जो कि किसके बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है फॉर्म फैक्टर मान जो कि आरएमएस मान व औसत मान का अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात जो कि एक फॉर्म फैक्टर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है फॉर्म फैक्टर होता है केएफ और पिक फैक्टर होता है केपी। तो फॉर्म फैक्टर जो कि आपको ध्यान रखना है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू होता है। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है? 0.707 आई मैक्सिमम और एवरेज वैल्यू होती है जो कि 0.636 आई मैक्सिमम होता है। तो इससे के एफ का मान कितना हो जाता है? 1.11 हो जाता है। आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? 1.11 होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है पिक फैक्टर। पिक फैक्टर क्या होता है? जो कि पिक फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। तो आई मैक्सिमम अपॉन जो कि आरएमएस वैल्यू होती है 0.707 आई मैक्सिमम। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1.41। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पिक फैक्टर का मान जो कि 1.41 होता है और फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है। ऑप्शन ए धारा समान रहती है, ऑप्शन बी धारा और वोल्टेज समान रहते हैं, ऑप्शन सी धारा और वोल्टेज दोनों परिवर्तनीय होते हैं, ऑप्शन डी वोल्टेज समान रहता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में होता है तो उसमें धारा के आने और जाने का एक ही परिपथ होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? धारा का मान समान रहता है, धारा समान रहती है तथा विभव का मान क्या रहता है? इसमें विभव का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग इसके विभव का मान होता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है यदि एक स्टार संयोजित परिपथ में फेज वोल्टेज का मान 240 वोल्टेज है तब इसकी लाइन वोल्टेज मान क्या होगा। आपको बताना है यदि एक स्टार संयोजित परिपथ है जिसमें फेज वोल्टेज का मान 240 वोल्टेज दे रखा है, फेज वोल्टेज का मान 240 वोल्टेज दे रखा है, तब इसकी लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा। तो आपको बताना है इसकी लाइन वोल्टेज होती है उसका मान क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है स्टार क्रम में क्या होता है? इसमें जो कि लाइन धारा जो कि फेज धारा के समान होती है, यानी कि IL बराबर होता है IPH। यह तो होता है लाइन धारा, यानी लाइन धारा का मान फेज धारा के बराबर होता है तथा जो फेज वोल्टेज होता है, जो लाइन वोल्टेज होता है, यानी कि VL बराबर क्या होता है? जो फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, यानी कि √3 VP। यानी कि आपको ध्यान रखना है जो लाइन वोल्टेज होता है वह फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। तो इसके अंतर्गत अब हमको इसका मान रखना है जिससे कि इसका आंसर हो जाएगा। तो √3 का मान कितना होता है? 1.732 यह इसका मान होता है, इंटू फेज वोल्टेज का मान कितना दे रखा है? फेज वोल्टेज मान दे रखा है 240 वोल्टेज। इसको हम गुणा करेंगे तो इसको गुणा करने पर इसका मान क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 415 वोल्टेज के लगभग इसका मान आ जाएगा। क्योंकि इसको गुणा करेंगे 0 का 0, 24 को 3 से गुणा करेंगे 72, हासिल के लग जाएगी 7, 24 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 24 7 168, 168 में 7 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 175। तो ऑप्शन का लग जाएगा 17 और 24 एकम 24, 24 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 41। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 415.20 जो कि 415 के समथिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। आपको बताना है डीसी मशीन का वह कौन सा भाग होता है जिसे बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए डीसी मशीन का रोटर, ऑप्शन बी ब्रश और कम्यूटेटर, ऑप्शन सी
सप्लाई संयोजन, ऑप्शन डी डीसी मशीन का स्टेटर। तो आपको बताना है डीसी मशीन का वो कौन सा भाग है जिसे बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रश एम कम्यूटेटर। ब्रश एम कम्यूटेटर को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है ब्रश जो कि यूज में आते हैं तो स्पार्किंग के कारण या घिस जाते हैं, तो जिसको बार बार में बदलना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है डीसी जनरेटर में स्थिति में दिक् परिवर्तक का प्रयोग आर्मेचर में उत्पादित एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर होता है, इसको एसी को डीसी में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तथा डीसी मशीन में कार्बन ब्रश होता है। कार्बन ब्रश का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डीसी जनरेटर में आर्मेचर कुंडलन में प्रेरित ईएमएफ के कारण धारा को संग्रहित करने के लिए कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। धारा को संग्रहित करने के लिए कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है तथा एसी को डीसी में बदलने के लिए कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है नीचे चित्र में दिखाए गए एम्पियर मीटर द्वारा प्रदर्शित मान क्या होगा। तो आपको बताना है एम्पियर मीटर के द्वारा प्रदर्शित मान क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है आई का मान ज्ञात करना है। तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है वी अपॉन आर। तो इसके अंतर्गत वी का मान कितना दे रखा है? वी का मान दे रखा है 50 वोल्टेज और आर का मान क्या होगा? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 यानी कि 10 प्लस 10 बराबर ये हो जाएंगे 20 ओम। तो इसके अंतर्गत आपको आ गया है वी का मान आ गया 50 वोल्टेज तथा आर का मान कितना आ गया? 20 ओम। तो हम इसके अंतर्गत इसका मान रख देंगे। तो वी का मान दे रखा है 50 अपॉन आर का मान आ गया 20। तो 0 से 0 गई और 5 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 10.5 यानी कि 2.5 एम्पियर इसका मान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है प्रगलन घटक हमेशा होना चाहिए, यानी कि फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 0 के बराबर, ऑप्शन बी 1 से अधिक, ऑप्शन सी 1 के बराबर, ऑप्शन डी 1 से कम। तो आपको बताना है प्रगलन घटक होता है इसका मान हमेशा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 से अधिक। प्रगलन घटक का मान हमेशा 1 से अधिक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है प्रगलन घटक बराबर क्या होता है? न्यूनतम प्रगलन धारा अपॉन निर्धारित धारा। तो फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना हो जाएगा? 1 से अधिक इसका मान हो जाएगा। क्यों फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1 से अधिक हमेशा क्यों होता है? क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो न्यूनतम प्रगलन धारा होती है वह निर्धारित धारा का कितना होती है? 1.5 गुना होती है। आपको ध्यान रखना न्यूनतम प्रगलन धारा जो कि निर्धारित धारा का 1.5 गुना होती है, जिसके कारण फ्यूजिंग फैक्टर का हमेशा मान हमेशा 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए कौन से प्लायर्स सबसे उपयुक्त होते हैं। आपको बताना है प्रयुक्त वस्तु या ऑब्जेक्ट वस्तु को पकड़ने के लिए कौन से प्लायर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नोज प्लायर का, ऑप्शन बी साइड कटिंग प्लायर का, ऑप्शन सी डायगोनल कटर का, ऑप्शन डी वायर स्टिपर का। तो आपको बताना है प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए कौन से प्लायर्स का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोज प्लायर। प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए हमेशा नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए आवश्यक समय है। आपको बताना है स्थिर धारा प्रणाली के अंतर्गत जो चार्जिंग में समय लगता है और स्थिर वोल्टेज प्रणाली में जो चार्जिंग का समय लगता है, तो स्थिर वोल्टेज प्रणाली में लिया गया समय कैसा हो जाता है। ऑप्शन ए घटकर लगभग आधा रह जाता है, ऑप्शन बी समान रहता है, ऑप्शन सी परिवर्तनीय होता है, ऑप्शन डी आधे से अधिक बढ़ जाता है। तो आपको बताना है स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग में लिया गया समय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घटकर लगभग आधा रह जाता है। आपको ध्यान रखना है स्थिर वोल्टेज प्रणाली के द्वारा हम चार्ज करते हैं तो स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में घटकर समय आधा रह जाता है। क्यों? आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्थिर वोल्टेज प्रणाली में जो चार्ज होता है वह फास्ट चार्ज होता है, फास्ट चार्जिंग होती है, और स्थिर धारा प्रणाली में धीरे धीरे चार्जिंग होती है। आपको ध्यान रखना है धीरे धीरे चार्जिंग होती है और स्थिर वोल्टेज प्रणाली में फास्ट चार्जिंग होती है, जिससे कि स्थिर वोल्टेज के द्वारा समय का मान लगभग आधा रह जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है
3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या होता है? आपको बताना है 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर होता है, उसमें मूल अंतर क्या होता है? ऑप्शन ए, होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है। ऑप्शन बी, क्षेत्र परिपथ परिवर्तन प्रतिरोध के माध्यम से पूर्ण होता है। ऑप्शन सी, अतिधारा निर्गम आपूर्ति लाइन से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन डी, परिवर्तन प्रतिरोध धीरे धीरे तब तक घटता रहता है जब तक आर्मेचर संचालन की स्थिति में नहीं आ जाता है। तो आपको बताना है 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि 4 बिंदु स्टार्टर होता है, इसमें होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से विद्युत का कमजोर चालक है। आपको बताना है निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो विद्युत का कमजोर चालक है। ऑप्शन ए, सिल्वर। ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी, कॉपर। ऑप्शन डी, प्योर वाटर या शुद्ध जल। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से जो कि विद्युत का कमजोर चालक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुद्ध जल। शुद्ध जल जो कि एक विद्युत का कमजोर चालक है। आपको ध्यान रखना है कॉपर होता है या तांबा होता है, इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर में। आपको ध्यान रखना प्रतिरोधकता ओम मीटर में होती है, तो 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर होती है तथा इसका गलनांक होता है 1084 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग इसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट होता है। सिल्वर या चांदी जिसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻8 तथा इसका गलनांक पॉइंट होता है 961 के समथिंग या 960 के समथिंग इसका पॉइंटिंग होता है। एल्यूमिनियम का प्रतिरोधकता कितनी होती है? 2.6 इंटू 10⁻8 और इसका गलनांक बिंदु होता है 658.6 इसका गलनांक बिंदु होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन का जरूर दबा लेना, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी। तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लेना तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।